शायद मुझे यह सब किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ राज सीने में दफन रहें तो ही अच्छा है, पर अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर लगता है कि अगर यह बोझ मैंने हल्का नहीं किया तो शायद सुकून से मर भी नहीं पाऊंगा। मेरी ये कहानी सुनने के बाद मुमकिन है आप रात के सन्नाटे से डरने लगेंगे। आप हर सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देंगे, और अगर आप कभी रात में सफर कर रहे हों और दूर कहीं आपको एक बस की हेडलाइट्स दिखें तो दुआ कीजिएगा कि उसका ड्राइवर मैं ना हूं, क्योंकि मैं अपनी बस बहुत साल पहले ही छोड़ आया। उस रात के बाद मैंने स्टीयरिंग व्हील को हाथ तक नहीं लगाया। मेरा नाम हरिशंकर पांडे है। आज से 15 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में एक बस ड्राइवर था। लखनऊ से आसपास के जिलों और गांवों तक मेरी बस रानी दौड़ती थी। रानी मेरी पुरानी लेलैंड बस थी। थोड़ी खड़खड़ाती थी, पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती थी। मैं, मेरी पत्नी राधा और मेरा 8 साल का बेटा चिंटू लखनऊ के एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। महीने की पगार का बड़ा हिस्सा मकान के किराए, चिंटू के स्कूल की फीस और घर के खर्च में ही निकल जाता था, पर हम खुश थे। राधा के हाथ के खाने में सुकून था और चिंटू की हंसी में मेरी दुनिया बसती थी। मैं दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटता और चिंटू दौड़कर मेरी टांगों से लिपट जाता तो सारी मेहनत वसूल हो जाती थी। मैं अपने काम में माहिर था। 15 साल का तजुर्बा था। रात के अंधेरे में, कोहरे में, तूफानी बारिश में मैंने हर मौसम में बस चलाई थी। सड़कों के गड्ढे तक मुझे जुबानी याद थे। लोग कहते थे, पांडे जी आप तो आंख बंद करके भी बस चला सकते हैं। मुझे इस बात पर गुरूर था। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरा, न सुनसान रातों से, न ही उन किस्सों से जो ड्राइवर अक्सर ढाबों पर एक दूसरे को सुनाया करते थे, किसी चुड़ैल के बारे में या किसी रूह के बारे में जो लिफ्ट मांगती है। मैं इन सब पर हंस देता था। मेरे लिए डर का मतलब था महीने की आखिरी तारीख, जब EMI देनी होती थी। लेकिन वो अक्टूबर की एक रात थी। दिवाली में हफ्ता भर बाकी था। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। उस रात मेरी आखिरी ट्रिप बहराइच से लखनऊ की थी। रात के करीब 11 बजे मैं बस अड्डे पर बस लगाकर घर पहुंचा। राधा ने खाना परोसते हुए कहा, आज बड़ी देर कर दी। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, सवारियां ही इतनी थीं, त्योहार का मौसम है ना। हम सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी सलीकेदार आवाज आई। क्या मेरी बात श्री हरिशंकर पांडे जी से हो रही है? जी, मैं ही बोल रहा हूं। पांडे जी, मेरा नाम वर्मा है। मुझे एक जरूरी काम से आज रात ही अपने परिवार के साथ देवगढ़ जाना है। सुना है आप एक भरोसेमंद ड्राइवर हैं। क्या आप हमें चार्टर्ड बस पर ले जा सकते हैं? देवगढ़ नाम सुनकर ही मेरे कान खड़े हो गए। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर, पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक पुराना कस्बे जैसा गांव। रास्ता बेहद खराब और सुनसान था। दिन में भी वहां जाने से ड्राइवर कतराते थे और ये साहब रात में जाने की बात कर रहे थे। मैंने साफ मना कर दिया। माफ कीजिएगा साहब, पर इतनी रात को देवगढ़ जाना मुमकिन नहीं है। रास्ता सुरक्षित नहीं है। पैसे की चिंता मत कीजिए पांडे जी, वो आदमी बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस आज रात ही निकलना है, बहुत जरूरी है। उसने जो रकम बताई वो मेरे महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा थी। एक पल के लिए मैं लालच में आ गया। चिंटू की साइकिल, राधा के लिए साड़ी, घर का बकाया किराया, सब आंखों के सामने घूम गया। राधा मेरे चेहरे के भाव पड़ चुकी थी। उसने पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से नामे सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मत जाइए, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, पर मैं उस वक्त पैसों के नशे में अंधा हो चुका था। मैंने फोन पर कहा, ठीक है साहब, आप लोग कहाँ मिलेंगे? उसने मुझे शहर के बाहर हाईवे पर एक पुरानी हवेली का पता दिया और कहा कि ठीक 1 घंटे में पहुंच जाओ। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने राधा की बात मान ली होती। जब मैं तैयार होकर निकला तो राधा दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें भरी हुई थीं। चिंटू सो रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा और राधा से कहा, फिक्र मत करो, सुबह तक लौट आऊंगा, बस 1 रात की तो बात है। मैं बस अड्डे पहुंचा, अपनी रानी को स्टार्ट किया
और उस बताई हुई हवेली की तरफ चल पड़ा। शहर पीछे छूट रहा था और सन्नाटा गहराता जा रहा था। हवेली वाकई पुरानी और थोड़ी डरावनी थी। बड़े से गेट पर 2 गार्ड खड़े थे। मेरे पहुंचते ही गेट खुल गया। अंदर एक काले रंग की महंगी गाड़ी खड़ी थी। वर्मा साहब और उनका परिवार, एक पत्नी, एक बेटी और एक बेटा, बाहर ही इंतजार कर रहे थे। वे ज्यादा बात करने वाले नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और तनाव था। उन्होंने अपना सामान बस में रखवाया और चुपचाप बैठ गए। वर्मा साहब ने आगे आकर मेरे हाथ में एडवांस के नोटों की गड्डी थमाई और धीरे से कहा, पांडे जी, बस जल्दी चलिए, कहीं रुकना नहीं है। मैंने बस आगे बढ़ा दी। हाईवे पर रफ्तार पकड़ते ही मैंने शीशे में पीछे देखा। चारों लोग पत्थर की मूरत बने बैठे थे। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। उनकी बेटी, जो करीब 20 साल की होगी, खिड़की से बाहर अंधेरे में ऐसे घूर रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अजीब माहौल था। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, पर मैंने पैसों के बारे में सोचकर मन को शांत किया। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद हमने हाईवे छोड़ दिया और देवगढ़ जाने वाली संकरी सड़क पर मुड़ गए। यहीं से असली सफर शुरू हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक सुरंग सी बना रही थीं। बस की हेडलाइट्स की रोशनी में वो पेड़ किसी दैत्य के हाथों जैसे लगते थे। चांदनी रात थी, पर पेड़ों की वजह से सड़क पर घना अंधेरा था। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसर नहीं, बल्कि साएं साएं कर रहे थे, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। तभी सड़क के किनारे लगे एक पुराने, बहुत बड़े शीशम के पेड़ के पास पहुंचते ही बस की हेडलाइट्स अचानक झपझपाकर बंद हो गईं। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने 1-2 बार स्विच ऑन ऑफ किया, पर कुछ नहीं हुआ। पूरी बस में घुप अंधेरा छा गया। बाहर सिर्फ हवा की डरावनी आवाज थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और नीचे उतरकर बोनट खोला। तारों का जाल मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, पर उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि मेरी धोती उड़ रही थी। तभी मुझे पास की झाड़ियों में कुछ खटकने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उधर घुमाई। कुछ नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, बहुत ही धीमी, सिसकी जैसी आवाज में। हरी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी जल्दी तार जोड़े और भगवान का नाम लेकर स्विच ऑन किया। हेडलाइट्स जल उठी। मैं शुक्र मनाते हुए वापस ड्राइवर सीट पर बैठा। जैसे ही मैंने बस आगे बढ़ाई, हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखा। एक औरत, लाल साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। वो सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी। एक पल के लिए मेरे हाथ पैर जम गए। इस सुनसान जगह पर आधी रात को एक अकेली औरत। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। सोचा शायद कोई मुसीबत में हो, पर जैसे ही बस रुकी, वो औरत धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। न उसने पीछे मुड़कर देखा, न मदद के लिए पुकारा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने बस में बैठे वर्मा परिवार की तरफ देखा। वे सब अपनी जगह पर वैसे ही शांत बैठे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। मैंने हिम्मत करके वर्मा साहब से पूछा, साहब, आपने देखा वो औरत? वर्मा साहब ने बिना कोई भाव दिए कहा, कौन औरत पांडे जी? यहां कोई नहीं है, आप चलिए, हमें देर हो रही है। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैंने दोबारा बस स्टार्ट की, पर अब माहौल और भी बोझिल हो गया था। बस के अंदर अचानक चमेली के फूलों की बहुत तेज खुशबू फैल गई। इतनी तेज कि दम घुटने लगे, जबकि बाहर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ताजी हवा के साथ वो गंध चली गई, पर मेरे दिल में डर बैठ गया था। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा पुल आया। पुल के नीचे सूखी नदी थी। जैसे ही बस पुल पर चढ़ी, मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे थे, पर उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। वे भौंक नहीं रहे थे, वे रो रहे थे, चीख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। फिर अचानक एक साथ सारी आवाजें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो किसी चीख से ज्यादा डरावना होता है। मेरा दिल अब बुरी तरह घबरा रहा था। मैं बस जल्द से जल्द देवगढ़ पहुंचकर इन लोगों को उतारना चाहता था। करीब 2 घंटे के इस भयानक सफर के बाद हम देवगढ़ के पास पहुंचे। गांव की सीमा पर एक पुराना मंदिर था। जैसे ही बस मंदिर के पास से गुजरी,
मुझे लगा जैसे बस पर कोई भारी चीज आकर गिरी हो। एक जोरदार धम्म की आवाज हुई और बस एक तरफ को झुक गई। मैंने बस रोकी और नीचे उतरकर देखा। टायर पंचर नहीं था, छत पर भी कुछ नहीं था। मैं हैरान था। तभी मेरी नजर बस के पिछले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के हैंडल पर एक छोटी सी लाल रंग की पोटली बंधी हुई थी, काले धागे से। वो पोटली पहले वहां नहीं थी। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। मैं वापस बस में आया और वर्मा परिवार से कहा, हम पहुंच गए। वे सब चुपचाप उतरे। वर्मा साहब ने मेरे हाथ में बाकी के पैसे रखे, पर उनकी आंखों में धन्यवाद नहीं, एक अजीब सा डर और माफी जैसा भाव था। उन्होंने एक बार भी उस पोटली का जिक्र नहीं किया। वे अंधेरे में अपने घर की तरफ बढ़ गए और मैं वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मुझे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। मैंने बस घुमाई और लखनऊ की तरफ चल पड़ा। वो लाल पोटली अभी भी वहीं बंधी थी। मैंने सोचा कि रास्ते में कहीं रुककर उसे फेंक दूंगा, पर मैं उसे भूल गया। मैं बस घर पहुंचना चाहता था। जब मैं सुबह करीब 4 बजे घर पहुंचा तो पूरी तरह थक चुका था और डरा हुआ भी। राधा जाग रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने दौड़कर गले लगा लिया। मैं कितनी डर गई थी। फोन भी नहीं लग रहा था आपका। मैंने उसे तसल्ली दी। अरे कुछ नहीं, बस नेटवर्क नहीं होगा जंगल में। मैंने उस रात की अजीब घटनाओं का जिक्र करना ठीक नहीं समझा। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैं नहा धोकर बिस्तर पर लेटा और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन से मेरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले बदलाव मैंने राधा में देखा। वो जो हमेशा हंसती बोलती रहती थी, अब ज्यादातर चुप रहने लगी। घंटों एक ही जगह बैठकर शून्य में ताकती रहती। कभी कभी मैं उसे आधी रात को रसोई में खड़ा पाता। वो बस अंधेरे में खड़ी रहती। पूछने पर कहती, कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी। पर उसकी आंखें खाली लगती थीं, जैसे वो राधा हो ही नहीं। चिंटू भी बीमार रहने लगा। उसे तेज बुखार रहने लगा। रात में वो नींद से चीख मारकर उठ जाता और कहता, मम्मी मुझे घूर रही हैं। मैं उसे बहला देता, पर मेरे दिल में एक अनजाना डर घर करने लगा था। घर का माहौल भारी और नकारात्मक हो गया था। वो खुशियां, वो हंसी, सब जैसे कोई सोख गया था। एक दिन मैं काम से लौटा तो देखा कि राधा आंगन में बैठी कुछ सी रही है। मैंने पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो एक काले कपड़े से एक छोटी सी गुड़िया बना रही थी। उसके बटन की जगह 2 लाल रंग के मनके लगे थे, जो आंखों जैसे दिख रहे थे। उस गुड़िया को देखकर ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या बना रही हो? फेंको इसे। राधा ने मेरी तरफ देखा, पर वो नजर राधा की नहीं थी। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी। उसने एक अजीब धीमी आवाज में कहा, ये तो हमारे रक्षक हैं। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी, भारी, और मैं कांप गया। उसी शाम जब मैं अपनी बस की सफाई कर रहा था, मेरी नजर फिर से उस लाल पोटली पर पड़ी, जो अभी भी पिछले दरवाजे के हैंडल पर बंधी थी। मैं उसे पूरी तरह भूल चुका था। मेरे दिल में आया कि जरूर इसी मनहूस चीज की वजह से मेरे घर का सुख चैन छिन गया है। मैंने उसे काले धागे से खोला और फेंकने के लिए हाथ में उठाया। वो पोटली रेशमी कपड़े की थी और छूने में अजीब सी ठंडी थी। न जाने क्या सूझा, मैंने उसे खोलकर देखने का फैसला किया। जैसे ही मैंने पोटली खोली, उसमें से एक तेज सड़ी हुई सी बदबू आई। अंदर कुछ अजीब चीजें थीं। थोड़े से पीले चावल, एक जंग लगी सुई, किसी जानवर के नाखून, 2-4 लौंग और एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उस कागज को खोला। उस पर लाल स्याही से मेरा नाम लिखा था, हरिशंकर पांडे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पोटली, वो तंत्र, वो सब मेरे लिए था। वर्मा परिवार ने मुझे उस रात सिर्फ ड्राइवर की तरह इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने जानबूझकर वो बला मेरे मत्थे मढ़ दी थी। वे किसी चीज से भाग रहे थे और उन्होंने उस चीज को मेरे पीछे लगा दिया था। मैं भागकर घर के अंदर गया। राधा सोफे पर बैठी उसी काली गुड़िया को घूर रही थी और धीरे धीरे कोई अजीब सी लोरी गुनगुना रही थी, जिसकी धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। चिंटू अपने कमरे में चादर ओढ़े कांप रहा था। मुझे समझ आ गया कि मेरा परिवार एक भयानक खतरे में है। ये कोई वहम या दिमागी खेल नहीं था, ये साक्षात शैतानी हमला था। मुझे अपने एक पुराने दोस्त सुखराम की याद आई। वो भी एक ड्राइवर था और ऐसी चीजों पर बहुत विश्वास करता था। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा और उसे सारी बात बताई।
लाल पोटली और कागज देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पांडे, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। यह देवगढ़ का काला जादू है। वहां एक चुड़ैल का वास है जो पुराने शीशम के पेड़ पर रहती है। लोग कहते हैं कि वो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्दों को अपने वश में करती है। वर्मा परिवार ने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी और उस बला से बचने के लिए उन्होंने तेरी बलि चढ़ा दी। यह मूंठ करनी है। उन्होंने उस शक्ति को तेरा पता दे दिया है। अब मैं क्या करूं सुखराम? मेरा परिवार। मेरी आवाज में आंसू थे। सुखराम ने मुझे हिम्मत बंधाई। एक ही रास्ता है। देवगढ़ के पास वाले गांव में एक बहुत पुराने हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। वो इन चीजों के झाता हैं। तुझे उनसे मिलना होगा, पर याद रखना, तुझे अकेले जाना होगा और बहुत हिम्मत रखनी होगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने राधा को फोन किया और कहा कि मुझे एक जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस फोन के पीछे से वही डरावनी लोरी की आवाज आ रही थी। अगली सुबह मैं बस नहीं, ट्रेन से देवगढ़ के लिए निकला। मेरा दिल हर पल अपने परिवार के लिए तड़प रहा था। मंदिर पहुंचकर जब मैंने पुजारी जी को सारी कहानी सुनाई और वो पोटली दिखाई तो उनकी आंखों में भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बताया, पुत्र, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर एक बहुत शक्तिशाली बंधन किया गया है। वो आत्मा अब तुम्हारे घर में वास कर चुकी है और वो सबसे पहले तुम्हारी पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी ताकि तुम टूट जाओ और आसानी से उसके वश में आ सको। उसे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। कोई तो उपाय होगा पंडित जी? मैंने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। उन्होंने मुझे कुछ भस्म दी, एक छोटा सा त्रिशूल दिया और एक मंत्र बताया। आज अमावस्या की रात है। वो शक्ति आज अपने चरम पर होगी। तुम्हें आज रात ही यह बंधन तोड़ना होगा। घर पहुंचकर सबसे पहले पूरे घर में यह भस्म छिड़क देना। यह त्रिशूल मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा देना। जब वो हमला करे तो अपनी पत्नी और बच्चे को एक घेरे में बिठाकर लगातार यह मंत्र पढ़ना। डरना मत। अगर तुम डर गए तो वो जीत जाएगी। मैं कांपते हुए हाथों से सामान लेकर वापस लखनऊ के लिए भागा। मेरा पूरा अस्तित्व दांव पर लगा था। जब मैं रात को घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था और एक मौत जैसा सन्नाटा। मैंने कांपते हुए आवाज दी, राधा, चिंटू। कोई जवाब नहीं आया। मैंने जेब से भस्म निकाली और पूरे घर में छिड़कते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने भस्म छिड़की, मुझे घर के कोनों से फुसफुसाने की, सिसकने की आवाजें आने लगीं। मैंने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे पर त्रिशूल लगा दिया। मैं चिंटू के कमरे में पहुंचा। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैं चीख पड़ा। तभी बगल के कमरे से हंसने की आवाज आई। वो राधा की हंसी नहीं थी। वो एक वहशी, डरावनी हंसी थी। मैं उस कमरे में गया। राधा जमीन पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो सामने रखी काली गुड़िया से बातें कर रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज, वो आवाज किसी और की थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें सफेदी नहीं थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबाई सामान्य से ज्यादा लग रही थी। वो बच्चा तो बस एक झरिया था तुम्हें यहां बुलाने का। अब वो मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो तुम चाहिए हरिशंकर। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए थे। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं। खिड़कियों के शीशे चटकने लगे। वो काली गुड़िया जमीन पर अपने आप रेंग रही थी। मुझे पुजारी जी की बात याद आई। मैं भागकर चिंटू के कमरे में गया, उसे गोद में उठाया और आंगन में ले आया। मैंने भस्म से अपने और चिंटू के चारों ओर एक गोला बनाया और जोर जोर से वो मंत्र पढ़ने लगा जो पुजारी जी ने बताया था। राधा चीखती हुई आंगन में आई। वो उस भस्म के गोले के अंदर नहीं आ पा रही थी। उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ने लगा। उसकी त्वचा गलने लगी, आंखें लाल हो गईं। छोड़ दो उसे, वो चीखी। वो मेरा बेटा है। एक पल के लिए राधा की अपनी आवाज लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अगले ही पल वो फिर से उस चुड़ैल में बदल गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम मेरे हो। उसने पास पड़ा एक गमला उठाया और मेरी तरफ फेंका। मैं बाल बाल बचा। घर में तूफान आ गया था। हर चीज टूट रही थी, बिखर रही थी। मैं बस आंखें बंद किए, चिंटू को सीने से चिपकाए मंत्र पढ़ता रहा। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैं रुका नहीं। मुझे अपने परिवार को बचाना था। अचानक उस चुड़ैल ने एक जोरदार, दिल दहला देने वाली चीख मारी।
ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। घर की सारी बत्तियां फूट गईं। त्रिशूल चमक उठा और एक तेज सफेद रोशनी पूरे घर में फैल गई और फिर सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो रही थी। राधा आंगन में बेहोश पड़ी थी। घर का सारा सामान टूटा फूटा था, जैसे कोई बवंडर आया हो। चिंटू मेरी गोद में सो रहा था और उसकी सांसें अब सामान्य थीं। उस रात के बाद राधा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे कुछ भी याद नहीं था, न वो रात न पिछले कुछ हफ्ते। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई गहरा सदमा लगा है। उसे ठीक होने में महीनों लग गए, पर वो फिर कभी पहले वाली राधा नहीं बन पाई। वो चुपचाप रहती है, उसकी आंखों में एक खालीपन है, एक अनजाना डर है। चिंटू भी उस रात के बारे में कभी बात नहीं करता। मैंने वो नौकरी छोड़ दी, वो बस छोड़ दी। हम वो शहर, वो घर, सब कुछ छोड़कर एक नई जगह आ गए। मैंने कभी किसी को यह कहानी नहीं बताई। लोग मुझे कायर कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं कि मैंने अपना अच्छा खासा काम छोड़ दिया, पर वो नहीं जानते कि मैंने उस रात क्या देखा था, क्या झेला था। आज 15 साल हो गए हैं, पर वो रात आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। मुझे आज भी वो लाल पोटली, वो काली गुड़िया और राधा की वो भयानक आंखें याद आती हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि वर्मा परिवार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी उनसे क्या दुश्मनी थी, या मैं बस गलत समय पर गलत जगह पर था। कभी कभी जब रात में तेज हवा चलती है तो मुझे आज भी चमेली की वही जानी पहचानी खुशबू आती है, और कभी कभी जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो मुझे दूर से एक बस का हॉर्न सुनाई देता है, मेरी रानी का हॉर्न, और एक सिसकी भरी आवाज मेरा नाम पुकारती है, हरी। शायद वो आज भी मेरा इंतजार कर रही है, उस अधूरी राइड को पूरा करने के लिए, मेरी आखिरी राइड।